हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आप सबका हाल? मैं निहाल प्रोविंग सीएस से आपके लिए लेकर आया हूं अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स इन योर इनडायरेक्ट टैक्स पेपर। हाँ जी, ये अमेंडमेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल दोनों को एप्लीकेबल है। ऑल द अमेंडमेंट्स विल अप्लाई टू सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। फाइन, तो देखिए अमेंडमेंट्स क्या है। इनफैक्ट आपको यह बताने के पहले कि अमेंडमेंट्स क्या है, मैं आपको यह बता दूं कि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी है। आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तो रेडीमेड अमेंडमेंट्स है, टिक कर रहा है खाली ऑप्शन। पहले कुछ और टिक होता था, अब कुछ और टिक हो जाएगा, ऐसा इजी अमेंडमेंट्स है। यस, और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल पेपर के लिए कुछ परसेंटेजेस के चेंज है, कुछ रूल्स के चेंज है। सो वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम in detail so that you are absolutely comfortable when you appear for your exam, and not only comfortable, also confident. चलिए, let's begin with each of them one by one. Practically amendments आपके लिए सिर्फ दो ही चैप्टर में है। पहला चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, दूसरा है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। चलिए शुरू करते हैं विद द अमेंडमेंट्स ऑन चैप्टर ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिएगा, सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल 36 में, रूल 36 सब रूल 4 में एक अमेंडमेंट आया है, जहां पे याद कीजिएगा जब हमने पढ़ा था हमने कहा था कि सप्लायर जब अपना सप्लाई करता है तो वो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइल करता है। वो रेसिपिएंट के लिए बन जाता है जीएसटीआर 2A, रेसिपिएंट के लिए बन जाता है जीएसटीआर 2A। अब रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता कितना है? रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है उसके 2A में जो दिखता है उतना प्लस 10% ऑफ दैट, प्लस 10% ऑफ दैट सब्जेक्ट टू व्हाट इज अवेलेबल इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या कि भाई देख, मैंने इनवर्ड सप्लाई, मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने इनवर्ड सप्लाई जो लिया है उसके ऊपर का जीएसटी 120 है, 120। तो मेरे बुक्स के अंदर 120 का आईटीसी दिखता है बुक्स के अंदर। लेकिन जब मैं जीएसटी रिटर्न भरने जाता हूं मेरा 3B, तब मैं क्या देखता हूं कि भाई मेरे सप्लायर लोगों ने 120 वालों ने तो अपना रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, रिटर्न तो सिर्फ 100 वालों ने फाइल किया है। मतलब जितनों ने भी मुझे सप्लाई किया था जो 120 थे, उनमें से 100 वालों ने अपना क्रेडिट, अपना जीएसटीआर 1 टाइम पर फाइल किया है। मतलब मेरे 2A में कितना दिख रहा है? सर मेरे 2A में दिख रहा है 100। तो जीएसटी लॉ कहता था कि मुझे क्रेडिट मिलेगा 110 का, मैक्सिमम 120, बट 110% ऑफ व्हाट इज अपीयरिंग इन योर 2A। यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, अब मुझे 110% नहीं 105% मिलेगा, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा। मतलब पहले जहां 110 का क्रेडिट मिलता था, अब मुझे सिर्फ 105 का क्रेडिट मिलेगा। चलिए पहला अमेंडमेंट पढ़ेंगे और अपने नोट्स में देखेंगे कहां पर अप्रोप्रिएट चेंज आएगा। चलिएगा, एज पर रूल 36(4) of CGST rules, a taxpayer filing GSTR 3B can claim credit of input tax only to the extent of percentage specified in the eligible credit available in GSTR 2B। तो 2A का अब 2B हो चुका है। The amount of eligible credit is carried upon those invoices or debit notes. The details have been uploaded by the suppliers in 2B only. With effect from 1/1, notification number 94/2020 Central Tax 22/12/20 has amended the said sub rule. अब क्या बोला है? Percentage specified to claim provisional ITC. Obviously ITC provisional है, subject to verification. तो ये provisional ITC अब कितने का मिलेगा? पहले 110% का मिलता था, मतलब 2B में जो था, 2A का 2B हो चुका, 2B में जो था वो प्लस 10%। अब कितना मिलेगा? 2B में जो है प्लस 5%। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan इट शैल बी 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। ये चेंज आपके नोट्स के अंदर पेज 7.6 में मिलेगा आपको, हम साथ में देखेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan अप टू 31st Jan 2020 अप टू 31st December 2020, मतलब पुराना प्रोविजन इट वॉज 10%, इट वॉज 10%, ओके। वो 10% अब हो चुका है 20%।
सो जब भी आपको इनवॉइस दिया हो ऑफ अ पीरियड प्रायर टू 31 दिसंबर 2020, तो आपका एलिजिबल क्रेडिट होगा 10% एक्स्ट्रा, वेर एज यहां पर होगा 5%। एंड इट इज नॉट टेक्निकली एक्स्ट्रा यार, किसी ने फाइल नहीं किया है उसके बदले में मैं ले रहा हूं, जब वो फाइल करेगा तब मुझे उतना नहीं मिलेगा। गुड। Where invoice or debit note has been uploaded by the supplier in GSTR1, full ITC if all other conditions of availing ITC are fulfilled. And where invoice or debit note has not been uploaded by supplier in GSTR1, then 5% of eligible ITC available in respect of the uploaded invoices. अब ये tax period का bifurcation है जो मैंने आपको बताया। In exam, if question covers the tax period between 1/4/20 to 31/12/20, मतलब पिछला साल, मतलब पुराना टैक्स, तो 10% मिलेगा। In working we should take 10%, but if in question covers the tax period 1/1/21 onwards, तो we will cover only 5%. I hope that is absolutely clear. अगर कोई मुझे कहेगा सर हमारी बुक के अंदर ये दिखाइए, तो आपको दिखा देता हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 7.6 आ जाइए सब लोग। यस, ये देखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स इन GSTR1 एंड रिफ्लेक्टेड इन, कम ऑन, GSTR2 बी हो चुका है ये, एंड शैल नॉट एक्सीड 20 का 10 हुआ था, और अब ये 10 का हो चुका है एवरीबडी 5%। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। आई होप वी आर वेरी क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे अमेंडमेंट के ऊपर। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। रूल 86B, एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, अ न्यू रूल 86B। हम पेज नंबर 8.36 पे इसे ऐड करेंगे, पेज नंबर 8.36 पर। अब क्या है ये हम आपको समझाते हैं। सुनिए, मेरे बुक्स के अंदर, इनफैक्ट मेरे 3B के अंदर आउटपुट टैक्स अगर 3 लाख का है, और अगर मेरा ITC 3,40,000 का है, तो कैन आई यूज माई एंटायर ITC? कैन आई यूज माई एंटायर ITC टू पे माई आउटवर्ड टैक्स? द आंसर इज यस। हाँ जी, जैसे कि मैं कह रहा था, आपके 3B के अंदर अगर आपका आउटवर्ड लायबिलिटी 3 लाख का हो और ITC 3,40,000 का, तो पहले क्या होता था? पहले आप पूरे का पूरा ITC, आई मीन 3,40,000 का जो ITC है, वो यूज कर सकते थे टू पे योर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3 लाख, एंड नेट पेएबल इन कैश 0 होता था। क्यों? बिकॉज आपका ITC बैलेंस आपके आउटवर्ड लायबिलिटी से ज्यादा है। इस अमेंडमेंट के बाद 1 जनवरी 2021 के बाद लॉ कहता है कि आप मैक्सिमम सिर्फ 99% ऑफ योर आउटवर्ड लायबिलिटी ITC से पे कर सकते हो। 1% आपको कंपल्सरीली कैश में भरना पड़ेगा। 1% आपको कंपल्सरीली कैश में भरना पड़ेगा। मतलब आपका ITC बैलेंस होने के बावजूद क्या आप पूरा ITC यूज कर सकते हो? जवाब है नहीं। तो कितना ITC यूज कर सकते हो टू पे योर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी? तो लॉ कहता है तेरा जो भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसका 99%। याद रखिएगा, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का 99%, ITC का 99% नहीं। रिपीट करूंगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99%, ITC का 99% नहीं। इसका मतलब अगर तेरा ITC बैलेंस 2 लाख का ही होता तो पूरा 2 लाख यूज कर ले भाई। अच्छा, विच मीन्स आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूरे का पूरा ITC से पे कभी नहीं हो सकता। हां, एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ लोगों के लिए पूरे का पूरा भी पे हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। द रूल इज you cannot pay 100% of your output tax liability using your ITC. You can pay maximum 99%. मतलब इस केस में आपका ITC कितना यूज होगा? तो चेक कीजिएगा, आपका 3B के हिसाब से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख का है,
उसमें से आप 99% पे कर दीजिए यूजिंग योर आईटीसी। तो 99% इज 1% लेस कर दो, 1% लेस कर दो, तो 1% आपका 3000 है। तो 2,97,000 आप अपना आईटीसी से पे करो और 3,000 आपको कंपल्सरीली कैश में पे करना पड़ेगा। 3,000 आपको कंपल्सरीली कैश में पे करना पड़ेगा, विच मींस अब आपका एंड ऑफ दिस पीरियड क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख पे हो गया, जिसमें से 2,97,000 जो 99% है आपने आईटीसी से पे किया। तो आईटीसी का बैलेंस कितना हो गया, 3,40,000 माइनस 2,97,000 जो यूज किया, तो आईटीसी बैलेंस है 43,000। एंड जो 3,000 आपने भरा वो कहां से भरा, आपकी जेब से, which means you have deposited that money in your cash ledger or it was there in your cash ledger and you used it. Clear? पेज 8.36 के ऊपर ये चेंज हम ठूसेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा, ठूसेंगे, ऐड करेंगे। चलिए 8.36 नोट्स पे आ जाइएगा बच्चों। हाँ जी, यहां पर 86 था, बगल में हम 86, कमॉन 86 दिख रहा है ना आपको, बगल में हम ऐड करेंगे क्या, 86B। सो वी विल से रूल 86B, बराबर है ना। अब रूल 86B क्या कहता है, चलिए यहां से पढ़ेंगे फिर ही लिखेंगे हम। With effect from 1st January 2021, a new rule 86B has been inserted in CGST rules, which will override all other rules, which means this rule overrides all other rules as far as provision mentioned in this rule is concerned. 86B restricts utilization of amount available in electronic credit ledger of a person only up to 99% of his tax liability. 99% is not of ITC, it is 99% of his tax liability, where the value of taxable supply in a month exceeds, value of taxable supply मतलब outward supply in a month exceeds 50 लाख। मतलब इस महीने में अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख एक्सीड नहीं किया, इस मंथ में अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख एक्सीड नहीं किया, तो भी मुझे ये 99% वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। मैं मेरा पूरे का पूरा आउटपुट लायबिलिटी आईटी से यूज करके पे कर सकता हूं। मतलब छोटे मोटे लोगों को तो पूरा यूज करने मिलेगा, सिर्फ बड़े असेसेस को ये 99% वाला रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। क्लियर है, डन। तो कम ऑन 86B क्या कहता है, इफ आउटवर्ड सप्लाई is greater than 50 lakhs, is greater than 50 lakhs, only 99% of output tax liability can be paid using ITC. इसमें भी एक्सेप्शन है, डोंट वरी। मतलब अगर मेरा टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से कम का है इन द मंथ, ओके, आउटवर्ड सप्लाई ग्रेटर देन 50 lakhs in a month, okay, in a month, then only 99% of output tax liability can be paid using ITC. Very nice. I hope everybody has understood this. Okay. इसका exceptions equally important है, एग्जाम में exception के ऊपर भी सवाल आ सकता है, especially CS professional students को। चलिए सी द टोटल, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद नीचे एक्सेप्शंस देखेंगे। ये इलस्ट्रेशन है और ये एक्सेप्शंस है। द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 इज ऑफ ₹100 लाख, ओके, मतलब 50 लाख के ऊपर है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई सब्जेक्ट टू 18% GST, ओके। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज 19 लाख। अब अप्लाई कर, इंटरस्टेट सप्लाई सब्जेक्ट टू 18% GST, मतलब मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18 लाख है। अच्छा, मेरा आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख के ऊपर है, मतलब ये प्रोविजन मुझे अप्लाई होगा। अच्छा, मेरा आईटीसी बैलेंस कितना है, 19 लाख, मतलब मेरा आईटीसी बैलेंस 19 लाख, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18।
लैक्स। क्या मैं पूरा 18 अपना आईटीसी से भर सकता हूं? नहीं, 99%। तो बेटा 1% 18,000 होता है, तो 18,000 को हटा 17,82,000 मैं आईटीसी से पे कर सकता हूं, बाकी 18,000 कंपल्सरीली मुझे कैश में पे करना पड़ेगा। देखो, इन द गिवन केस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 exceeds 50 lakh. Thus, provision of Rule 86B shall be applicable. Output tax liability of Ram and Shyam Limited is 18 lakh. In terms of restriction imposed by 86B, Ram and Shyam Limited can discharge only 99% of output tax liability of 17,82,000 from the amount available in electronic credit ledger, and hence balance 1% of output tax liability 18,000 is to be mandatorily discharged through electronic cash ledger. In the above case, if the value of taxable supply of Ram and Shyam for the month of March includes value of exempt supply rupees 35 lakh and zero rated supply 25 lakh, तो उसको काउंट नहीं करना है। ऊपर देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट टू इंक्लूड, देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट टू इंक्लूड एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये 100 लाख के अंदर अगर मैं 35 और 25 इंक्लूड नहीं करता, तो मैं 60 इंक्लूड नहीं करता, तो बैलेंस कितना हो गया? 40 लाख। लेकिन ये प्रोविजन ही मुझे तब अप्लाई होता जब मेरा वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एक्सीड्स 50 lakhs। अब तो 50 लाख एक्सीड नहीं हुआ, बिकॉज 100 लाख माइनस 35 माइनस 25, तो बैलेंस मेरा सिर्फ और सिर्फ 40 lakhs है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या पूरे का पूरा आउटवर्ड लायबिलिटी ऑफ 18 lakhs क्या मैं पे कर सकता हूं यूजिंग माई इनपुट टैक्स क्रेडिट? जवाब है हाँ। In this case, the condition that value of taxable supply in a month should exceed 50 lakh is not satisfied, because the value of taxable supply not to include exempt supply and zero rated supply, which means then the provision of this rule shall not be applicable for the month of March. सिर्फ इस महीने में अप्लाई नहीं होगा, अगले महीने में अगर 50 लाख एक्सीड हो गया तो ये प्रोविजन अगले महीने में अप्लाई होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये पूरे का पूरा रूल 86B अप्लाई नहीं होता। अब कॉमन सेंस यूज कीजिए। किनको? देख भाई, जो वैसे भी रिफंड लेके आता है, अब वो रिफंड वैसे भी लेने वाला है, तो उसको आईटीसी दे दो ना यार। अच्छा, एक इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन लिंक किया गया है ताकि बंदा इनकम टैक्स का रिटर्न टाइमली फाइल करे और करेक्टली फाइल करे। ठीक है, एक इनकम टैक्स का प्रोविजन है, एक जीएसटी का ही रिफंड है, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले 6 महीनों के अंदर इतना टैक्स भर दिया है कि बाद में उनका रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके एंड में रिफंड देने की बारी आएगी, तो एंड में रिफंड देने के बदले उसको पूरा क्रेडिट यूज करने दो। ये बेसिकली एक प्रिंसिपली समझने लायक चीज है। कैसे समझने लायक चीज है? प्रिंसिपली। चलिए, जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट यू द लॉजिक बिहाइंड इट। चलिए, पहला, रिस्ट्रिक्शन अंडर रूल 86B शैल नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में 86B का रिस्ट्रिक्शन मतलब 99% वाला रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप पूरे का पूरा 100% आउटपुट लायबिलिटी अपने आईटीसी से भर सकते हो अगर आपका आईटीसी बैलेंस है तो। चलिए, वेदर सेड पर्सन, प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ द पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशंस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एज द केस में बी। मतलब ये सब इंडिविजुअल्स है। देखो, कर्ता, प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, कोई अदर पर्सन, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी, अगर इन्होंने पिछले 2 सालों में, ध्यान दीजिएगा, हैज पेड मोर देन 1 लाख ऑफ इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में, अगर मैंने, बिकॉज ये प्रोविजन 21-22 में आया है, आई मीन हाँ 21-22 में नहीं आया है, 1920 में आया है, नहीं 2021 में, 1/1/21 को आया ना, तो 18-19 और 19-20 मेरे प्रीवियस ईयर्स में, फाइनेंशियल ईयर्स में, अगर मैंने 1 लाख या उसके ऊपर का टैक्स भरा है, इनकम टैक्स, तो मुझे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, मैं पूरे का पूरा क्रेडिट ले सकता हूं। लेकिन ओनली इंडिविजुअल्स, कंपनी नहीं है इसमें, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, सिर्फ पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी का बात हुआ है, सोल प्रोप्राइटर का बात हुआ है, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट etc. has paid more than 1 lakh of income tax in each of the last 2 financial years for which the time limit to file return of income under 139(1) of Income Tax Act has expired.
where the registered person has received a refund of more than 1 lakh in the preceding financial year on account of unutilized ITC. Come on, अनयूटिलाइज्ड ITC का मेरे को रिफंड मिला है कम से कम लाख रुपए का. सर ITC अनयूटिलाइज्ड क्यों था? या तो मैंने जीरो रेटेड सप्लाई किया था, मतलब एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ, या तो मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था. व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? मेरा टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन टैक्स ऑन आउटपुट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं रिफंड ही लेने जाता हूं. मेरा टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन टैक्स ऑन आउटपुट, तो मैं एंड ऑफ द ईयर रिफंड लेने ही जाने वाला हूं. तो इस केस के अंदर अगर ये रिफंड का अमाउंट पिछले साल में कितना था? लाख रुपए के ऊपर था. ये देख, मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. जीरो रेटेड सप्लाई की वजह से या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से. तो फिर क्या होगा? मुझे इस साल, अगर पिछले साल ये सिनेरियो था, तो इस साल मुझे वो 99% का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. मैं पूरे का पूरा मेरा आउटवर्ड लायबिलिटी पे कर सकता हूं यूजिंग माय इनपुट टैक्स क्रेडिट. चलिए अगला, where the registered person has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. बहुत मस्त है, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा. इस महीने तक मैंने जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पे किया है, मतलब मैंने कितना पे किया है? 99% यूजिंग माय ITC, अनयूटिलाइज्ड ITC. लेकिन वो जो 1% है ना, वो भी काफी बड़ा अमाउंट है. अगर तुम अभी भी मुझे वो यूज नहीं करने दोगे तो ईयर एंड में रिफंड बनेगा. देखो, ऑब्जर्व करो, नीचे के एग्जाम्पल देखिएगा. लायबिलिटी अप टू सितंबर 900 लाख है, जिसमें लायबिलिटी अप टू सितंबर 900 लाख है. डिस्चार्ज बाय यूजिंग ई कैश लेजर 12 लाख है. लायबिलिटी ऑफ अक्टूबर 100 लाख है और क्यूमुलेटिव लायबिलिटी अप टू अक्टूबर 1000 लाख है. तो अप टू अक्टूबर तेरा क्यूमुलेटिव लायबिलिटी कितना है? 1000 लाख. इधर देख, इसका 1% कितना होता है? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव का 1% तेरे को साइड में रखना है, बाकी तुझे कैश लेजर क्रेडिट से यूज करना था. बराबर है? तेरा लायबिलिटी अप टू सितंबर 900 लाख है. बराबर है? अब तेरे ध्यान देना, लायबिलिटी डिस्चार्ज ड्यूरिंग ई कैश लेजर 12 लाख है. मतलब तेरा 10 लाख रुपया विच इज क्यूमुलेटिव लायबिलिटी अप टू अक्टूबर, उसका 1% तुझे कैश में पे करना था. बोलो हाँ या ना? ठीक है, मतलब तेरे को 10 लाख कैश में पे करना था, बाकी का तू क्रेडिट यूज कर सकता था. लेकिन तेरे पास ई कैश लेजर में 12 लाख रुपया है. मतलब जितना तुझे कैश में पे करना है उससे ज्यादा तेरे ई कैश लेजर में है. अब मैं तुझे ई कैश लेजर में और जमा करने को बोलूं तो ईयर एंड में तो रिफंड ही आएगा. देखिए, ऊपर वाला थियरी पढ़ेंगे. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द फर्स्ट 6 months a person has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger which amounts to 60 lakhs. इधर देख बेटा, उसने कितना लायबिलिटी भरा है? 60 lakhs कैश लेजर से भरा है. बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसने 60 lakhs भरा है. नाउ हिज वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द 7th month is 70 lakh which is subject to 18% GST. वैल्यू ऑफ सप्लाई इन 7 months, ये मेरे 6 months तक का सिनेरियो है, अप टू 6 months. इन द 7th month मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 70 लाख, जिसके ऊपर टैक्स रेट 18% है. बराबर है? हिज वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट 6 months was 430 लाख. मतलब 7 महीने का सप्लाई कितना हुआ? 430 प्लस 70 500. तो 7 months का वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 500. ये 500 में से मुझे कितना कैश लेजर से भरना था? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है. बराबर है ना? ठीक है, आजा. Thus, he has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger for an amount equal to 60 lakhs, which is in excess of 60 lakhs. कहाँ है? ये ऊपर है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. बराबर ना? आउटपुट पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज 60 lakhs, which is in excess of 1% of the total output tax liability. मेरा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 500 लाख था.
उसका 1% इज 5 lakhs, उसका 1% इज 5 lakhs, दैट इज 1% ऑफ 500 lakhs। अब 1% 5 lakhs था, लेकिन मैंने भरा कितना है, चेक करो। डिस्चार्ज्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 60 lakh विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 5 lakh। 5 लाख से काफी ज्यादा मैंने भरा हुआ है। अब अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, देन इन दैट केस मुझे बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरना है या नहीं भरना है? नहीं भरना है, क्योंकि मुझे भरना चाहिए था 5 लेकिन मैंने भरा है 60। मुझे भरना चाहिए था 5 लेकिन मैंने भरा है 60। क्लियर? सो नाउ आई कैन यूज माई क्रेडिट इवन इन एक्सेस ऑफ 99%, इवन इन एक्सेस ऑफ 99%। ठीक है। एंड लास्ट बेटा, गवर्नमेंट को, when the government is paying tax, when the government is paying tax, कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ना प्रोफेशनल में ना एग्जीक्यूटिव में। आपको ये टाइपो एरर था, ये 50 नहीं 5 है। Where the registered person is government, public sector undertaking, local authority or statutory body, बराबर है। However, the commissioner and officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after verification and such safeguards as may deem fit। ठीक है, तो बेटा ये मेरा सेकंड वाला ऑल्टरेशन था या सेकंड वाला अमेंडमेंट था। ठीक है, वो 99% वाला एग्जाम में आने का फुल चांस है सीएस एग्जीक्यूटिव के मल्टीपल चॉइस पेपर में। प्रोफेशनल के अंदर आपको खाली रिस्ट्रिक्शन याद रखना है, आपको 1% कंपल्सरीली कैश में पे करना है, अनलेस कि आप वो एक्सेप्शन वाले केस में हो तो। आर वी वेरी क्लियर? ये अमाउंट के डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट इस एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पे पूछेगा। ठीक है, कंटिन्यू। अगला चेंज है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। रजिस्ट्रेशन का एक अलग से चैप्टर होता है सीएस प्रोफेशनल में, और एग्जीक्यूटिव के अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल चैप्टर कॉल्ड एज कंप्लायंस, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। उसमें स्पेसिफाइड पीपल के लिए गवर्नमेंट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन एग्जेम्प्ट कर सकती है, मतलब आधार को लिंक करने का जरूरत नहीं है। उन लोगों का नोटिफिकेशन इस बार आया है। सिंपल है ना यार, जिसके लिए आधार कंपलसरी, या कंपलसरी तो किसी के लिए नहीं है, बट जिसके लिए आधार पॉसिबल नहीं है उसके लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन या आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं हो सकता। जैसे मैं फॉरेनर हूं या फिर मैं कंपनी हूं, यार कंपनी का आधार नहीं होता, फॉरेन सिटीजन का भी आधार नहीं होता। तो ये लिस्ट इस बार नोटिफाई हुआ है, ये लिस्ट इस बार नोटिफाई हुआ है। इसका चेंज आप डालोगे अपने बुक के अंदर पेज नंबर 8.8 पर, यहां पर देखिएगा। 8.8 पर ये जो आधार बेस्ड लिस्ट है पूरा, यहां पर ये ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा क्या ऐड होगा। आई होप आपने ये ऑब्जर्व कर लिया है पहले, तो कहां पर ये चेंज करना है, रूल 4A के पहले, 8.4A के पहले देखिए, पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यार बेचारे को आधार का ही रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होता है, तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होएगा? एग्जेम्प्ट। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का आधार नहीं होता, लोकल अथॉरिटी का नहीं होता, स्टैट्यूटरी बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नहीं होता। और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर अपना यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स बॉडीज, यूनिसेफ वगैरह, इन सबको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। देख, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये देख, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सारे कवर हो गए। एंड यूआईएन वाले एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है। यार कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा प्लीज। गुड, माइनर चेंज था, ठीक है। सीएस प्रोफेशनल आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट, एग्जीक्यूटिव में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। रिवर्स टाइम लिमिट्स अंडर रूल 9। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के टाइम लिमिट्स चेंज हो गए हैं, पहले 3 दिन थे, अब 7 दिन हो चुका है। चलिए, आपको ये चेंज कहां दिखेगा अपने बुक के अंदर? रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट है बच्चों
ध्यान दीजिएगा सब लोग। पेज 8.19 दिखाऊंगा बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 वर्किंग डेज to 7 working days from the date of submission of application for registration. अच्छा, has been reduced to 30 days from 60 days. What has been reduced? The time limit for approval of grant of registration has been reduced to 30 days from 60 days after physical verification of place of business of a person who fails to undergo Aadhaar authentication, does not opt for Aadhaar authentication. तो जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है या जो चूज करता है आधार ऑथेंटिकेशन ना करवाना, उसके लिए पहले टाइम लिमिट हुआ करता था 60 डेज, अब हो चुका है 30 डेज। तो चेंज इन द डेज है। अगर आप मुझे ऑब्जर्व करवाने का बोलो अपने नोट्स के अंदर तो आपको यहां नोट करवाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। रूल 9 ये रहा, ठीक है। ये 60 डेज हो चुका है, 30 डेज, और ये 3 वर्किंग डेज हो चुका है, 7 वर्किंग डेज, ठीक है बच्चों। So we have seen that grant of registration is 7 days instead of 3 days now, and after verification, which was earlier 60 days, is now 30 days. Good. These two changes on page number 8.8. Good. 8.8 डाल देता हूं मैं, ठीक है। Same way, where notice is issued for giving additional particulars, the time limit which was earlier 3 days has now been extended to 7 days. So the time limit for issuance of show cause notice in prescribed form in case where application for registration is found to be deficient. So if your particulars were deficient or not sufficient, तो पहले 3 दिन का नोटिस के 3 दिन में तुमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, अब तुम्हारे पास 7 दिन है। Has been increased to 7 working days from 3 working days from the date of submission of application for registration. Perfect. Issuance of show cause notice, तो आपका जवाब नहीं, जो 3 दिन था फॉर गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और शो कॉज नोटिस, वो 7 डेज हो गया है फॉर गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और शो कॉज नोटिस। एंड द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ सेड नोटिस टू अ पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंक्रीज टू 30 डेज फ्रॉम 21 डेज। तो शो कॉज नोटिस पहले 21 डेज का था, अब 30 डेज हो चुका है। सो वहां पर 60 डेज का 30 डेज हो गया, यहां पर 21 का 30 हो गया, तो वहां पर डिक्रीज था, यहां पर इंक्रीज है नंबर ऑफ डेज। सीएस एग्जीक्यूटिव में रेलेवेंट हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस के लिए, प्रोफेशनल के लिए नॉट दैट मच रेलेवेंट। नंबर ऑफ डेज वैसे भी तुम एक्स्ट्रा मेहनत करके याद थोड़ी रखता है प्रोफेशनल का बच्चा। परफेक्ट है। डीम्ड अप्रूवल एप्लीकेशन सेम फंडा। क्या पहले क्या था, 3 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो डीम टू बी रजिस्टर्ड, अब वो 3 दिन एक्सटेंड कर दिया, कितना, 7 डेज। वैसे ही आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए पहले 60 डेज था, उसके बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन था, अगर 60 डेज में वेरिफिकेशन करके सर्टिफिकेट नहीं दिया तो अब वो 60 डेज का हो गया 21 डेज। सिमिलरली शो कॉज नोटिस के बाद, अच्छा विच मीन्स अगर 21 डेज में शो कॉज नोटिस नहीं दिया था पहले तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन था, अब 30 डेज में शो कॉज नोटिस नहीं दिया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। हाँ, सो इट हैज ऑल बिकम, ये देखो 30 डेज 7 वर्किंग डेज 7 वर्किंग डेज। सो the application for grant of registration shall be deemed to have been approved in the following cases where the proper officer fails to take any action within a period of 30 days from the date of submission of application, in case where registration is to be granted after physical verification for a person who fails to undergo Aadhaar authentication or officer deems fit to carry out physical verification, या फिर within 7 days from the date of submission of application by a person other than those covered above. So normal person के लिए 7 days और जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन था 30 डेज डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर ऑफिसर फेल्स टू इशू एक्चुअल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन केस वेयर प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन। तो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन दिया था, मैंने जवाब दे दिया, अब 7 दिन था ऑफिसर के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करने का, लेकिन उसने 7 दिन में नहीं किया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सो 37 गुड। ये कहां पर है, यहां पर है बच्चों, देखो ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाला रूल 25, शो कॉज नोटिस डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये रहा, ठीक है।
सो डीम्ड रजिस्ट्रेशन में भी यहां पर देखो, नहीं ये नहीं, रुक जा, ऊपर ही दिखेगा आपको, ये देखो, डीम्ड टू बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन इफ नॉट ग्रांटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तुम्हारा 7 डेज 7 डेज 30 डेज वाला पार्ट है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, ये 7 हो गया है, नीचे 7 है, ये 3 वर्किंग डेज का 7 वर्किंग डेज हो गया है, ठीक है, ठीक है। चलो गुड, कंटिन्यू करेंगे बच्चों। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन लायबल टू कैंसलेशन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सो वायलेशन, अच्छा, विच मीन्स if you fail to satisfy some conditions, your GST registration can be cancelled. Some additional conditions have been put here. पेज 8.19 पे रूल 21A में दिखेगा आपको, सॉरी वो तो नीचे वाला है, उसके ऊपर वाला, वायोलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ टेकिंग ITC, मिसमैच इन GSTR 1 and 3B एंड वायोलेशन ऑफ 86B। इन केसेस में आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में है, इसको एक एडिशनल सेक्शन समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडेड 21A। बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। अब सस्पेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का जरूरत नहीं है अगर चीज बहुत ऑब्वियस हो तो। अगर डिफॉल्ट बहुत ही ऑब्वियस है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का जरूरत नहीं है। देखिएगा, where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled, he can now suspend, important, the registration of such person pending the cancellation proceedings. Very important part, इधर देखो, without affording the said person a reasonable opportunity of being heard. कब? सेम ऊपर वाला चीज, where a person comparison of result returns furnished by a registered person under section 39 मतलब GSTR 3B और उसके बाद वाले 4, 5, 6, 7 सारे 39 के हैं। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइड फर्निश्ड इन GSTR 1 मतलब 1 और 3 के बीच मिसमैच था। द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय सप्लायर्स इन GSTR 1 और अदर एनालिसिस एज में बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मतलब तुम्हारे सप्लायर के GSTR 1 में और तुम्हारे 3B के बीच में डिस्क्रिपेंसी था तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है इमीडिएटली विदाउट प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, विदाउट प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। Show that there are significant differences or anomalies in indicating contravention of CGST Act and he shall be intimated of the said differences and anomalies are highlighted and the said person is asked to explain, रुक जा highlight करने दे, and the said person is asked to explain within a period of 30 days as to why his registration shall not be cancelled। मतलब suspend तो हमने without providing an opportunity of being heard कर लिया, अब उसको बोला बोल तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करे, 30 दिन में जवाब दे, 30 दिन में जवाब दे। मतलब सस्पेंशन के लिए नोटिस देने का डैश जरूरत था या नहीं था? अब नहीं था, ये अमेंडमेंट है आपका। इन केस वेयर द कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड, सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर 54 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ऑब्वियसली सस्पेंशन के दौरान अगर कोई रिफंड ड्यू होता है तो रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा, वो सस्पेंशन के एंड में या तो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा या सस्पेंशन विल लीड टू कैंसिलेशन। उसके बाद रिफंड एडजस्ट करेंगे, जो रिफंड था वर्सेस योर लायबिलिटी वो एडजस्ट होगा और सिर्फ बैलेंस मिलेगा। और अगर सस्पेंशन कैंसिल हो गया तो पूरे का पूरा रिफंड मिल जाएगा, विच मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन रिफंड विल बी गिवन और नॉट बी गिवन, नॉट बी गिवन। एंड the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of cancellation proceedings by the proper officer
with effect from the date on which suspension had come into effect. That's okay. Very nice. ये था आपका क्या, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अमेंडमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका टैक्स इनवॉइस रिलेटेड, पेज 8.26 CS एग्जीक्यूटिव के टेक्स्ट बुक में. अब टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स हैं. इनफैक्ट CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में अमेंडमेंट्स अगले 20 मिनट तक ही एप्लीकेबल होंगे. बाकी का सारा डिटेल्ड प्रोसीजर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. चलिए देखिएगा गाइस, कंपल्सरी ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस नोटिफाई कर दिए गए हैं. मतलब ई इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी है कुछ लोगों के लिए. लॉजिक अप्लाई कीजिए, बड़े लोग या छोटे लोग. सर बड़े लोग. सर कितने बड़े? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो 1 अक्टूबर 2020 से कंपल्सरी ई इनवॉइसिंग. लेकिन अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है लेकिन 100 करोड़ के ऊपर या 50 करोड़ के ऊपर है, बेसिकली 50 करोड़ के ऊपर, तो आपके लिए कंपल्सरी ई इनवॉइसिंग 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से. दिस इज, कम ऑन, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस एक्सीडिंग specified limit of aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards. ठीक है. 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ और 110-20, 11-21 एंड 11-21 से मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आप लोगों को एप्लीकेबल होंगे. ठीक है. अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन लिमिट्स के ऊपर है तो यह आपको मिलेगा पेज 8.26 पर. यहां देखिएगा बच्चों, पेज 8.26 जहां पर इनवॉइसिंग प्रोविजंस है. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव टेक्स्ट बुक. प्रोफेशनल के अंदर तो एक अलग इनवॉइस का ही चैप्टर है. ये रहा बच्चों ई इनवॉइसिंग. ये देखिए, इसके अंदर ये पार्ट देखिएगा. मैनर ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस के अंदर देखिए, 4th सबसेक्शन, सब रूल 4, रूल 48(4) क्या कहता है? द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द recommendations of council by including such particulars contained in GSTINV 01 after obtaining invoice reference number by uploading information contained therein on the common goods and service tax electronic portal and subject to such conditions and restrictions as may be specified, provided that the commissioner on the recommendation of the council by notification exempt a person from applicability of the said provisions. बेसिकली ई इनवॉइसिंग की बात चल रही है यहाँ पर. और ई इनवॉइसिंग की बात ऊपर 48(3) में देखिए, द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल इन GSTR 1. ठीक है. ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है नोटिफाइड लोगों के लिए. ठीक है. तो ये नोटिफाइड कौन थे? टर्नओवर बेस्ड नोटिफिकेशन था. आई होप ये क्लियर हो चुका है. अच्छा, अगला अमेंडमेंट तो मैंने क्लासरूम में ही कवर किया है. गाइज, आपका जो ईवे बिल है उसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है, अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो पहले पर डे 100 किलोमीटर्स का लिमिट था, अब पर डे 200 किलोमीटर्स का है. कितने किलोमीटर्स का है? 200 किलोमीटर्स. तो अगर आप ईवे बिल देखोगे बच्चों, ईवे बिल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ईवे बिल, तो पहले ये रहा, ये देखिए, ये क्लासरूम का अमेंडमेंट है. देखो, पहले ईवे बिल सो जनरेटेड इज वैलिड फॉर 1 डे इफ द डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 200 किलोमीटर्स and 1 additional day for every 200 kilometers over and above. हाँ, in case of over dimensional cargo limit same है 20 kilometers per day, but other than over dimensional cargo दिन के 200 किलोमीटर. पहले 100 थे, अब 200 हो गए हैं. ये एक अमेंडमेंट है. सो कम ऑन, 100 किलोमीटर्स पर डे इंक्रीज टू 200 किलोमीटर्स. यहां पर जगह छोड़ी है मैंने लिखने के लिए.
100 kilometers per day increase to 200 kilometers per day. ये आपका ईवे बिल और कंसोलिडेटेड ईवे बिल, ठीक है, रिड्यूस्ड. व्हाई डू आई से रिड्यूस्ड? द टाइम पीरियड इज रिड्यूस्ड ना. पहले एक दिन में 100 किलोमीटर था, मतलब आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो आपको 10 दिन मिलते थे. अब आपको 1000 किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 दिन मिलेंगे. सो द पीरियड इज रिड्यूस्ड. तो यू माइट फील सर किलोमीटर्स तो बढ़ा दिया है. अरे लेकिन टाइम जिसमें तुमको डिस्टेंस कवर करना है वो कम हो गया ना, इसलिए वर्ड है रिड्यूस्ड. गुड. ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड. बच्चों याद करो, रूल 21 के अंदर, 21A के अंदर जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, इट मींस यू आर नॉट सपोज टू कैरी ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी. तो इसी को इफेक्ट देने के लिए क्या कर दिया गया, आप खुद ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, नाइदर एज अ कंसाइनर नॉर एज अ कंसाइनी, मतलब नाइदर एज अ सप्लायर नॉर एज अ रेसिपिएंट. ऑल्सो कोई और मतलब ट्रांसपोर्टर तुम्हारे जीएसटीएन नंबर पे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता. सो दिस इज बेसिकली अ प्रोविजन टू गिव इफेक्ट टू दैट सस्पेंशन, कि सस्पेंशन इन फोर्स रहे. तुम खुद तो जनरेट नहीं कर सकते, तुम किसी से जनरेट करवा भी नहीं सकते. ठीक है. तो रूल 138E blocks the e-way bill generation facility of a person paying tax under regular scheme if he has not furnished returns for a consecutive 2 tax periods. Come on. अगर आपने अच्छा सर तो आपने तो 21A वाला बोला, आएगा भाई आएगा, नीचे आएगा. सो अगर आपने 2 consecutive टैक्स पीरियड्स के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, 2 consecutive टैक्स पीरियड्स, पहले 2 consecutive मंथ्स था, अब उसे पीरियड कर दिया गया है. Further, a new clause D has been inserted to 138E to block the e-way bill generation facility of a person whose registration has been suspended. Block e-way bill generation facility for a person whose registration has been suspended pending completion of proceedings for cancellation of registration. The transporter, the GSTIs of such blocked taxpayers cannot be used to generate the e-way bills either as a consignor or as a consignee. Perfect. ये आपका एक और अमेंडमेंट था which is on your पेज नंबर 8.33. आप नीचे इसे नोट कर सकते हैं. मेरे प्रोफेशनल के बच्चे ध्यान दें, आपके रिलेवेंट चैप्टर में आप जाओगे तो आपको ये एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट आपके सिलेबस में तो काफी डिटेल में कवर किया गया था, तो अमेंडमेंट नोट करना काफी इजी हो जाता है. एंड एग्जीक्यूटिव पीपल नीड नॉट वरी यार, एमसीक्यू पेपर है अपना, अपने को ये प्रोविजन आना चाहिए, खत्म. गुड. ठीक है. क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड. बेटा डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड 8.28 पे सिर्फ रेफरेंस है, इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया था क्योंकि कुछ था ही नहीं. ये देखिए क्यूआर कोड का रेफरेंस कहीं पर आना चाहिए. 8.28 रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई में क्यूआर कोड का रेफरेंस था. ये देखिए, provided also that the government may by notification on the recommendation of the council and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein specify that bill of supply shall have quick response code. ऐसा ही सेम प्रोविजन इनवॉइस में भी है, that the invoice shall mention quick response code. Now quick response code is a dynamic quick response code. किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए ऑप्शनल है. नोटिफिकेशन ने पहले B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज एज वेल एज बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाईज के लिए मैंडेटरी बनाया था बड़े लोगों के लिए, लेकिन फिर बोला B2C के लिए, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाईज के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन B2B सप्लाई के लिए मैंडेटरी है. इसका कोई भी मेंशन अपनी बुक में नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट अमेंडमेंट है. आ जाओ. हां, तो फ्रॉम December 1, 2020 all B2B invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year exceeds 500 crores. So अगर आपका aggregate turnover पिछले financial year में 500 करोड़ के ऊपर था तो mandatory required to have a dynamic QR code. वो पता है ना, वो वैसा QR कोड जैसा होता है जिसको आप स्कैन करके पेमेंट करते हो, वो मैंडेटरी है. अब उसके रिलेटेड
काफी सारे प्रोविजंस बनाए गए, काफी सारे क्लैरिफिकेशंस किए गए वाया सर्कुलर इन फरवरी 2021। तो चलिए अब ये क्लैरिफिकेशंस है ना, मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आप ज्ञान के लिए सुन लीजिए, वरना प्रोफेशनल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको एक थियोरी क्वेश्चन 5 मार्क का या फिर एक 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एट सीएस प्रोफेशनल लेवल। मैं एग्जीक्यूटिव में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता, फिर भी अगर किसी को ज्ञान के लिए सुनना है तो सुन ले। मतलब प्रोफेशनल वाला डेफिनेटली सुने, एग्जीक्यूटिव वाले के पास ऑप्शनल है। एग्जीक्यूटिव वाला एग्जैक्टली 5 से 7 मिनट फॉरवर्ड कर सकता है। चलिए, इन दिस रिगार्ड issues have been further clarified by circular 146/02/2021, that is February 21, जैसे मैंने आपको कहा, GST dated 23rd February 21। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। बेटा कॉमन सेंस है, डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट के लिए होता है, तो बेसिकली बैंक चार्जेस, जब बैंक आपको चार्जेस लगाती है तो इनवॉइस ही कंपलसरी नहीं होता, तो डायनामिक क्यूआर कोड कंपलसरी नहीं है। सेम वे इंश्योरेंस कंपनी, सेम वे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, रेल की टिकट खरीदोगे, बस की टिकट खरीदोगे, वहां डायनामिक क्यूआर कोड थोड़ी होता है यार टिकट के ऊपर। वैसे ही सिनेमा की टिकट, इन सब में डायनामिक क्यूआर कोड का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट में भी नहीं है, एक्सपोर्ट में भी नहीं है। एक्सपोर्टर थोड़ी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेगा, उसके पास थोड़ी यूपीआई होगा। गुड, तो इन लोगों के लिए डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट डैश है या नहीं है? नहीं है। तो इसे हम कहेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। बेसिकली जिसके रेसिपिएंट को पेमेंट के लिए क्यूआर कोड का जरूरत नहीं है या मैंडेटरीली जरूरत नहीं हो सकता है, उसको क्यूआर कोड कंपलसरीली रखने का जरूरत नहीं है, इवन इफ हिज टर्नओवर एक्सीड्स दैट रिक्वायरमेंट। कितना? 500 करोड़ का। चलिए, पहला कौन सा है देखिए, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। ऑब्वियसली यार वो ट्रक वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसको डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे मैंने आपको कहा बस या ट्रेन का टिकट। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, बराबर ना? वहां तो यार काउंटर पे टिकट खरीदा है या ऑनलाइन बुक किया है, काहे का क्यूआर कोड। एंड लास्ट, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इन लोगों को डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, याद कीजिएगा नेटफ्लिक्स का पेमेंट कोई क्यूआर कोड से थोड़ी करता है यार। गुड, और अगर करता भी हो तो भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये भी हमने कर लिया। पैरामीटर्स डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन डायनामिक क्यूआर कोड। ओए क्या क्या लिखोगे यार? तुम्हारा जीएसटीएन नंबर डालोगे, करेक्ट ना? तुम्हारा यूपीआई आईडी डालोगे, बिकॉज उसी को स्कैन करके पेमेंट आएगा। आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपका आईएफएससी कोड उससे पेड होगा। सो बेसिकली आपका ही सारा डिटेल्स है। आप कौन हो? आप सप्लायर हो, आपको पेमेंट मिलने वाला है, तो आप पेई हो। आपका बैंक डिटेल्स, आपका आईएफएससी कोड। IFSC code is a code which is used to make online payments. किसी के भी पेरेंट अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उनको IFSC कोड पूछ लीजिएगा, आपको अपने चेकबुक पे भी दिखेगा, पासबुक पे भी दिखेगा, ठीक है। आपका जीएसटीएन नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक का IFSC कोड एंड आपका अकाउंट नंबर, फिर आपका इनवॉइस नंबर जिसके लिए पेमेंट हो सकता है, जिसका जो इनवॉइस है बेसिकली वो इनवॉइस का रेफरेंस भी होना चाहिए ना, ताकि पेमेंट करने वाले को पता चले वो कौन से इनवॉइस का पेमेंट कर रहा है। टोटल अमाउंट विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, आई मीन बेस अमाउंट, जीएसटी इतना, टोटल इतना, यस और नो? एक्सेलेंट। एंड क्यूआर कोड इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई आप उसे स्कैन करके डिजिटल पेमेंट कर सको। दीज आर द पैरामीटर्स विच आर शुड बी देयर इन द क्यूआर कोड। इसके ऊपर मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे को एमसीक्यू आ सकता है, बट इट्स क्वाइट लॉजिकल फॉर हिम टू आंसर इट। क्लियर? चलिए, फोर्थ पॉइंट इज एब्सोल्युटली ओके, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने डायनामिक क्यूआर कोड दिया तो मेरे लिए मैंडेटरी था, लेकिन कस्टमर ने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं किया, नो प्रॉब्लम। वो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करे, वो कोई और मेथड से पेमेंट करे, हम अगर इनवॉइस पे इसका रेफरेंस नंबर लिख देते हैं कि भाई ये रेफरेंस नंबर से पेमेंट आया है, तो चलेगा, तो चलेगा। विच मीन्स हमारे लिए क्यूआर कोड देना मैंडेटरी है, उसे क्यूआर कोड से पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, उसने क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं किया,
उसने क्या किया, यूपीआई से पेमेंट किया, तो अगेन आप रेफरेंस नंबर लिख दो, ठीक है। चलो, इफ द सप्लायर हैज इशूड, इसलिए मैंने बोला आपको, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, वेरी मच रेलेवेंट फ्रॉम रियल लाइफ परस्पेक्टिव, बट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिएगा, इफ द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड फॉर पेमेंट, द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड विथ dynamic QR code requirements. कब? In case 1, if a supplier provides or displays QR code, but the customer opts to make payment by any mode without using dynamic QR code, and supplier on the invoice issued by him provides cross reference, correct na? Transaction ID along with date, time and amount of payment, mode of payment like UPI, credit card, debit card, etc. Such payment is made without use of dynamic QR code, but using क्या? UPI, credit card, debit card और online banking और cash और combination of various modes या फिर only in cash. Case 2, supplier makes available to customers an electronic mode payment where though dynamic QR code is not displayed, but details, मैंने dynamic QR code नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरा details और transactions कैप्चर करने का मेथड दिया है. इन सच केसेस अगेन क्रॉस रेफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड. एंड इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइसेस रेफरेंसिंग शुड बी देयर. इनवॉइस पहले से छाप के रखे थे यार, जैसे एंट्री टिकट पहले से प्रिंटेड होती है, तो पेमेंट जब ऑनलाइन हो तो उसका रेफरेंस नोट किया जाता है, उसका रेफरेंस नोट किया जाता है, ठीक है. Once the e-commerce operator or the online application has complied with the QR code requirements, whether the supplier using e-commerce portal or application will still be required to comply with the requirement of dynamic QR code. क्या सप्लायर को फिर भी डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं. डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू ईच सप्लायर और रजिस्टर्ड पर्सन सेपरेटली if such person is liable to issue dynamic QR code for B2C supplies or even B2B. In case the supplier is making supply through e-commerce portal or application and the said supplier gives cross reference of payment received in request of the said supply, then the invoices would be deemed to have been complied with. In case of prepaid supply, same provision copy paste. Invoice furnishing facility, ये important है for executive also and professional also. Important for CS executive and professional. देख बेटा, जीएसटी में ना अभी एक नया सिस्टम आया है कॉल्ड एज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, आप महीने का महीने पेमेंट कर दो, लेकिन रिटर्न क्वार्टरली फाइल करो, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, अगर आपने अपना जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल किया तो आपके रेसिपिएंट को 2A और 2B के अंदर क्वार्टर के एंड में दिखेगा, तो उसको क्रेडिट क्वार्टरली मिलेगा. लेकिन वो बेचारा बड़ा प्लेयर है, उसको मंथली क्रेडिट चाहिए, तो प्रॉब्लम है ना. तो लॉ बोलता है एक काम करो, तुम रिटर्न क्वार्टरली फाइल करो, तुम्हारे पास ऑप्शनल फैसिलिटी है टू फाइल इनवॉइसेस. इसको कहेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. ये ऑप्शनल है, मतलब आप सारे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड ना करो तो भी चलेगा, सिर्फ उन्हीं के करो जो तुमको रिक्वेस्ट करते हैं, विच मीन्स तुम्हारा सिलेक्टिव कंप्लायंस हो जाता है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो तीसरे महीने में तो तुमको रेगुलर कोर्स में जीएसटीआर 1 में फाइल करना है. लेकिन फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस फाइल कर सकते हो. सर क्या मतलब हमको 2 बार करना पड़ेगा ये इनवॉइस फाइल, एक बार इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में और एक बार जीएसटीआर 1 में? लॉ बोलता है नहीं, जो भी तुमने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में फाइल किया है उसको अलग से जीएसटीआर 1 में फाइल करने का जरूरत नहीं है. उसको जीएसटीआर 1 में अलग से फाइल करने का जरूरत क्विकली एवरीबॉडी नहीं है. सो the invoice furnishing facility is a facility where quarterly GSTR 1 filers who are currently under quarterly return filing and monthly payment access scheme can choose to upload their business to business invoices every month only.
IFF allows small taxpayers to upload their invoices every month. Basically, small taxpayer invoice every month upload करेगा B2B ताकि उसके रेसिपिएंट को क्रेडिट मिले. What is the purpose of invoice furnishing facility? ये पूरा ज्ञान मैंने आपको दिया हुआ है. क्या कि देख भाई, जो भी छोटा प्लेयर है, मतलब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसको इस साल में क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट ऑप्शन मिलता है. तो उसका GSTR 1 और 3 भी दोनों क्वार्टरली फाइल होता है और वो पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया वो यहां तक जाता है. ठीक है, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, क्विकली ये पार्ट पढ़ लीजिएगा. चलिए, एग्जैक्टली 2 मिनट्स ये पार्ट पढ़ लीजिए. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. जस्ट गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. चलिए काम करिए, साथ में ही पढ़ते हैं. द टैक्सपेयर्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कैन फाइल GSTR 1 and 3B every quarter by opting into quarterly return monthly payment scheme. This is allowed to reduce the compliance burden on small taxpayers. However, this creates problems for taxpayers who make purchases from quarterly return monthly payment taxpayers in claiming ITC, क्योंकि ITC अब क्वार्टरली मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बायर, समझो आप बायर हो और मैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला बंदा हूं. तो आपने मुझसे खरीदा. व्हेन अ बायर परचेजेस गुड्स फ्रॉम अ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट टैक्सपेयर during the month of April, the buyer, that means you, will have to wait until the end of the April to June quarter to claim ITC. The reason for the same is that a small taxpayer, मतलब मैं, can upload the invoice and complete GSTR 1 only after the quarter is completed. This process would cause a delay in claiming ITC, as a buyer can claim full ITC only when invoice is uploaded by supplier appears in his GSTR 2B. Hence, IFF has been introduced under QRMP scheme to remove these hardships, allowing QRMP taxpayers to upload selective or all B2B invoices on GST portal using IFF for the first 2 months of the quarter. The invoices relating to the last month of the quarter are to be uploaded in GSTR 1 return only. मैंने आपको exactly ये चीज बताई थी. Good. The invoices relating to the last month of the quarter are to be uploaded in 1 only. In turn, it helps the buyers in claiming ITC without any delay. Small taxpayers can improve their business by providing faster ITC claims. Obviously, आप अपने रेसिपिएंट को बोल सकते हो, देख भाई मुझसे खरीद, उससे मत खरीद, क्योंकि मैं तेरे इमीडिएट क्रेडिट का बंदोबस्त करता हूं बाय IFF. वो नहीं करता है. सो स्मॉल टैक्सपेयर्स कैन से क्या कि हम बेटर बिजनेस करते हैं बिकॉज हम तुम्हारा क्रेडिट, हम तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक करते हैं. It is governed by 59(2). It is available to regular taxpayers having annual turnover up to 5 crores. Obviously, one should keep the following points in mind. It's an optional facility, which means अगर यूज नहीं किया है तो कोई पेनल्टी नहीं है. There is no requirement to upload invoices in GSTR 1 if GSTR 1 if the same has been uploaded in IFF. The total value of invoices that can be uploaded per month is restricted to 50 lakhs. ये important है MCQ के लिए. CS executive restricted to 50 lakhs. That's the maximum amount of invoice that you can upload. Details submitted in IFF will be reflected in 2A and 2B of the recipient. Invoices relating to last month of a quarter are to be uploaded in GSTR 1 return only. मतलब last month का तेरा IFF पे नहीं जाएगा, GSTR 1 में ही जाएगा. And there is no requirement to upload invoices in GSTR 1 if the same has been uploaded in IFF. मतलब वापस अपलोड करने का जरूरत नहीं है. ये रिपीट हो गया है, ये इधर भी था और इधर भी था. ठीक है. क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग स्कीम ऑलरेडी सिखा चुका हूं ऊपर करवाते वक्त. ये एक अमेंडमेंट भी था, लेकिन ये ऊपर करवाते वक्त करवा दिया कि भाई किसको एप्लीकेबल है. कम ऑन, जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, कम ऑन, 5 करोड़. ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता और वो GSTR 3B फाइल करने के लिए लायबल है. इनकेस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़. अच्छा, अब पिछले साल एक्सीड नहीं करता था. इस साल जिस भी क्वार्टर में मेरा 5 करोड़ के ऊपर चला गया, इस साल जिस भी क्वार्टर में मेरा 5 करोड़ के ऊपर चला गया, उसके अगले क्वार्टर से मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा. मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट नहीं, इट इज मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट. मंथली रिटर्न मंथली
पेमेंट। चलिए, हाउ टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स खत्म हो चुके हैं। नो मोर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल टू सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, नो मोर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल टू सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। आप लोग चिल मार सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? मैं अमेंडमेंट्स कंटिन्यू करूंगा फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। चलिएगा,